सिस्टम जो है वो अगेन इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बार फिर से बोलूंगी कि प्रीवियस वीडियोस वर नॉट ऑफ दैट क्वालिटी जिसमें आपको बहुत इमेजेस नजर आए, मैं उसमें इमेजेस नहीं दिखा सकती थी आपको, बट अभी हमारे पास में सिस्टम है कि मैं आपको दिखा सकूं कि एग्जैक्टली मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, है ना। तो उसके आधार पे हम अपने क्वेश्चन को, अपने कंटेंट को डिस्कस कर रहे हैं। हाय दामिनी, वेलकम बेटा। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए सभी लोग और मुझे बता दीजिए कि हाँ मैम हमने सेशन को शेयर कर दिया है सबके साथ में। ठीक है, चलिए, नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते एवरीवन। ठीक, तो रेडी हो? आज हमारा शिकार कौन होगा? कल तो अभिनव था, आज हम किसको शिकार बनाए? वो वाले बच्चे जो कि लेवल अप, कल हम लोगों ने पढ़ा था आपका स्टेट का गवर्नर एंड सीएम, आज हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे। सेशन ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है, तो आप उसमें जाकर के अपने आप को रिमाइंडर लगा लीजिए कि हाँ रात में 9 बजे आना है, सेशन को देखना है। ठीक है, चलो अभी 12-15 साल तक ये युवा ही रहेंगे। वेलकम चिरंतन, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए आइए। सो आज का हमारा जो शिकार है वो शिकार कोई और नहीं है, आज मैं बनाऊंगी उस बच्चे को शिकार जिसके लिए लग सकता है कि दिल तोड़ के हंसती है मेरा वफाएं मेरी याद करेगी। मीन्स हम जिसे मैं चाहूंगी शारिक, बिल्कुल मैं चाहूंगी कि वो बच्चा हमारी क्लास में है जिसका दिल टूटा हो, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बट अभी वो दूसरे स्टाइल में होगा, हम लोग अपना हाथ हाथ काटने की कोशिश करेंगे। हाय ऋषि, हाय खुशी। आया था नोटिफिकेशन? वाह, वेरी गुड रतिवाल, आ जाओ, वेरी नाइस। ठीक है, आइए। सो यार देखो, बहुत सिंपल सी बात है। वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब ये जो परिसंचरण तंत्र है हम इसको डिस्कस तो करने वाले हैं, बट उसके पहले भी हमें क्या करना है, हमें जानना है इस बात को कि ये परिसंचरण तंत्र ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसको समझने के लिए हमें चाहिए डेमो। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डेमो। और डेमो कैसे होता है? तुम लोग अपने अपने घरों में बैठ जाइए, अगर नहीं पता हो तो कैसा लगता है खून, तो उसको हम लोग देखेंगे और खून खून कर देंगे। सो फिलहाल परिसंचरण तंत्र हम परिसंचरण करवा रहे हैं। एंड इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में, परिसंचरण तंत्र में सिर्फ खून नहीं आता, खून भरी मांग आती है, उसके साथ में और भी डिमांड आती है। बेसिकली आपका जो परिसंचरण तंत्र है ये 4 अंगों को मिला करके बना है। पहला रक्त, जिसका परिसंचरण एग्जैक्टली होना है, जिसका आप बोलोगे ट्रांसपोर्टेशन एग्जैक्टली होना है। दूसरा क्या है? ब्लड वेसल, जिसके द्वारा होना है कि मुझे पानी एक जगह से दूसरी जगह में लेकर के जाना है, तो उसके लिए मुझे एक पाइप चाहिए, तो वो ब्लड वेसल्स जो है वो हमारी पाइप की तरीके का काम करती हैं। एंड तीसरा ये है कि मान लो अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूं और मुझे सेकंड फ्लोर पे, अगर हम अपनी बॉडी को ही देखें ना, तो मेरी बॉडी में फीट अलग है और मेरा हेड अलग है ना, पूरी बॉडी में एक प्रॉपर प्रेशर बना रहे, फ्लो मेंटेन रहे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए ना, पंप चाहिए। तो उस पंप को पंप करने का काम करता है आपका हृदय, तो हृदय आपके ब्लड को पंप करता है। एंड चौथी चीज जो है वो होती है लिम्फ, विच मेंटेन्स अ बैलेंस, अ बेस। ठीक है, ये आपका एक आधार बनाता है। तो फिर से क्या याद रखना है कि शरीर में ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को उनके निर्धारित अंगों तक पहुंचाने के लिए, और उनको उनकी अगर हम बात करेंगे तो हमारे लंग्स ऑक्सीजन लेके आते हैं। ठीक है, हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आती है, फिर ये जो ऑक्सीजन होती है वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर करी जाती है। तो परिसंचरण तंत्र की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि वह अंग जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक, उसमें आप बोलोगे उस तंत्र को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में, इस परिसंचरण तंत्र में हमारे 4 अंग होते हैं। एक होता है रक्त, खून यानी कि ब्लड। दूसरा होता है रक्त कणिकाएं, या आप बोलोगे ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियां। तीसरा होता है हृदय और चौथा होता है लिम्फ। ठीक है, आज ब्लड डोनेट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। सो अब समझते हैं ब्लड को। बेटा ब्लड सबने देखा है, आई थिंक सब लोगों ने कभी ना कभी जीवन में किसी ना किसी का हाथ पैर नाक टूटी होगी, खून वून निकला होगा, हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। किसी का हाथ पैर कभी टूटा है? टूटने में खून नहीं निकलता, ठीक है, कटा है फटा है? किसी का भी? प्लीज आंसर एवरीवन। यार तुम लोग बड़े मजाक करते हो, मतलब गौरव मोहब्बत में ही चले गए, उनको लग रहा है कि मैम प्यार भी करना होता है। बेटा दैट इज अप टू यू। प्यार कराने के लिए आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, एंड उसके लिए हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे मस्तिष्क का बहुत ही बड़ा रोल होता है, हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। आपको पता होगा ना कि आपके ब्रेन का वो कौन सा भाग होता है, हाइपोथैलेमस होता है, कौन होता है जो बताता है कि आपको मोहब्बत हो गई, आपको प्यार हो गया, आपको किसी से नफरत हो गई है, वो हम लोग अलग तंत्र में पढ़ेंगे। बट अभी हमारा जो दिल है ना वो मैसेंजर का काम करेगा।
ठीक है। सो ब्लड आपके सभी के आया होगा, नहीं आया हो तो अपने घरों से ब्लड उठाइए, अपने हाथ को कट करिए, तो एक लाल रंग का चिपचिपा सा पदार्थ निकलेगा। तो हम बोलते हैं कि रक्त कैसा होता है, ब्लड कैसा होता है, खून कैसा होता है, लाल चिपचिपा और गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है, एक सब्सटेंस होता है। जनरली इसको हम लोग एक नाम देते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा आता है कि रक्त को हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं इसको तरल संयोजी ऊतक यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं हम आपके हार्ट को, सॉरी आपके ब्लड को। अच्छा एक बात बताओ, अब ब्लड जो होता है इसका पीएच कितना होता है, कई बार आपके एग्जाम्स में आया है, कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, इट केम इन मल्टीपल टाइम्स इन योर एग्जामिनेशन, कि जो आपका रक्त होता है, ब्लड होता है, उसका पीएच क्या होता है, पता है किसी को भी पीएच? जल्दी से बताइए सभी लोग। 7.4। देखो मैं एकदम बैठी हुई हूँ इतनी देर से, और मेरा खुद का कमेंट नहीं चल रहा है। एक मिनट रुकना, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अगर मैं भी नहीं दिखती हूँ मुझको, तो मुझे लगता है कि यार क्लास तो चल ही नहीं रही है। ठीक है, चलिए। सो ब्लड का पीएच कितना होता है मैम, 7.4 होता है बेटा। 7.4 जो पीएच होता है वो क्यों होता है, वाई द पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4, क्यों होता है भाई ब्लड का पीएच 7.4 क्यों होता है? ये अगर एसिडिक हो जाता तो क्या चला जाता, अगर ये अम्लीय हो जाता तो क्या चला जाता, क्यों आयुष कहाँ हो आप, अम्लीय हो जाता तो क्या चला जाता है इसमें, बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर आयुष करेंगे। अगर आपका रक्त एसिडिक हो जाता इन प्लेस ऑफ बेसिक, तो व्हाट, लाइक क्या हो जाता, बोलो, बोलो बोलो। आयुष, चले गए क्या आप क्लास से? चलो, वेन्स डैमेज हो जाती, एग्जैक्टली exactly, हमारी इंटरनल बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं दे आर क्वाइट, आप बोलोगे सॉफ्ट, है ना, उनके अंदर से अगर आपका कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसी चीज आपकी फ्लो कर रही है जिसका अम्लीयता का माध्यम बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पीएच इसका 7.4 होता है, जो कि हल्का सा क्षारीय होता है, कैसा होता है, हल्का सा क्षारीय होता है, ठीक है, टॉक्सिक होता है, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। दूसरी चीज, ब्लड का काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, कहाँ पे, आपकी बॉडी में। अच्छा एक और बात है, एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ, ये क्वेश्चन मेरे यूपीपीसीएस के लो यूपीपीसीएस के प्री एग्जामिनेशन में आया था, प्री मेंस का ऐसा सिस्टम होता है, आपकी बॉडी में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, कितनी मात्रा में ब्लड आपकी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है, भाग गया आयुष, ब्लड एसिडिक तो, चलिए आ जाइए, गौरव पढ़ाई पे दिमाग दे दो बेटा, ठीक है, चलो फटाफट से बताइए। हाय मोनिका, ब्लड जो है इसकी मात्रा आपके शरीर में कितनी होती है, ब्लड की बात कर रही हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हीमोग्लोबिन, फटाफट से बताइए। नहीं पता, आपकी टोटल बॉडी वेट का, वेरी नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपकी टोटल बॉडी वेट का, यहां पे लिख लीजिएगा, ब्लड की मात्रा जो होती है वो टोटल बॉडी वेट का 7 to 8% होता है। इसका मतलब है कि यदि एक साधारण सा इंसान जिसका वजन कितना होगा आपका, 70 केजी होगा, 70 केजी होगा, तो अगर हम उसका क्या निकालेंगे, 8% निकालेंगे, तो सातु आठी 56 हो जाएगा ना। तो 5.6 लीटर के करीबन उसकी बॉडी में क्या होना चाहिए, ब्लड होना चाहिए। तो आप क्या बोलते हो कि मैम रक्त तब हो जाएगा कितना, 5 से 6 लीटर के बीच में। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी बॉडी में ब्लड जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू दी बॉयज, क्यों, क्योंकि लड़के ज्यादा खून पीते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी बॉडी में खून की मात्रा ज्यादा होती है। हम सब लोग खून कम पीते हैं तो हमारी बॉडी में खून की मात्रा कम होती है, वहीं लड़के जो होते हैं वो खून बहुत ज्यादा पीते हैं तो उनकी बॉडी में खून की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो इतना सबको क्लियर हो गया। अब आपने हमेशा सिर्फ यही पढ़ा होगा कि ब्लड का ऐसा है, ब्लड का वैसा है, बट ब्लड भी अपने आप से बहुत सारी तरीकों से बना हुआ है बेटा। इस ब्लड को फर्दर अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया, दो भागों में विभाजित किया। एक होता है आपका प्लाज्मा और एक होता है आपकी ब्लड कार्टुसेल्स यानी कि रक्त कणिकाएं, ठीक है। अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो आपने कई कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि कभी आपके स्किन पे चोट लगती है, चोट लगने के बाद में एक हल्का सा पीला, हल्का सा एकदम लाइट येलो
कलर का एक आपका एक हल्की सी थिन लेयर से जम जाती है आपकी स्किन के ऊपर, देखा है कभी? जहां पे कटिंग होती है वहां पे वाइट डब्ल्यूबीसी जो है वो तो बाद में होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, ठीक है, अगर अगर आपकी स्किन जो होते हैं वो लाइट येलो कलर की होती है तो वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। आपको पता है आपकी बॉडी में पूरा जो ओवरऑल 5 to 6 लीटर मैंने बोला जो ब्लड है, उस 5 to 6 लीटर ब्लड का भी 55 से लेके 60% तक क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और अगर हम ब्लड कार्पोसेल्स की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, 40 से 45% तक की होती है। कितनी होती है, 40 से 45% तक की होती है। अगेन फाइब्रिनोजन का काम मैं बताऊंगी अभिनव आपको मैं। अब इस प्लाज्मा को जो मैंने बोला कि लाइट येलो कलर का होता है ना, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। प्लाज्मा सिंपल आपका प्लाज्मा नहीं होता, वो भी कई चीजों से मिलकर के बना होता है। वो कई चीजें आपको समझ में आएंगी कल वाले सेशन से। पहली चीज, प्लाज्मा को हम फर्दर डिवाइड करते हैं कि मैम इसमें आपका क्या होता है, वाटर होता है और उसके साथ में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं। तो पानी पीना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप पानी पीते हो तो आपके प्लाज्मा में जो कि 55 to 60% होता है, 5 to 6 लीटर, उसका 90 से 92% क्या होता है, पानी होता है। रिमेनिंग जो बात होती है, रिमेनिंग जो चीजें होती हैं वो होती हैं आपकी 8 से 10% जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। याद करिएगा, बॉडी में ब्लड कितना हुआ, 5 से 6 लीटर हुआ। इस 5 से 6 लीटर में आपका 55 से 60 लीटर आपका 55 से 60% आपका प्लाज्मा हो गया। 40 से 45% आपकी ब्लड कार्पोसेल्स रक्त कणिकाएं हो गई। एंड इसके अलावा अगर आप बात करोगे किसकी, आपके लाइक सिर्फ प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में जो आपका 55 से 60% मौजूद है उसमें 90 से 92% वाटर होता है। रिमेनिंग 8 to 10% आपके क्या होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, मटीरियल्स होते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? इज दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन? सबको ही बताइए मुझे कि हाँ मैम हमें यहाँ तक समझ में आ गया, अभी तो कोई भी डाउट नहीं है। अगर आप सिंपली इसको रिवीजन करने की कोशिश करोगे तो एट द एंड ऑफ द सेशन में एक बार रिवाइज करा दूंगी, आप फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हो सारी चीजें। और हमेशा से याद रखिए कि बायो आपको तब ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है जब इसको आप कंपेयर करते हो, ठीक है। तो हमने इतना समझ लिया। अब मैम क्या समझ रहे हैं, पानी को हमें केमिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ेंगे ना तब हम बोलेंगे कि मैम सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है, हार्ड वाटर कौन सा होता है। बट अभी के लिए हम वो कौन से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं हम उनको समझेंगे। तो पहली चीज, जब हम कार्बनिक पदार्थों की बात करते हैं तो आपने कल खाना खाया था, आपको मैंने एक प्रोसेस बताई थी। मैंने बोला था आपकी बॉडी में स्वांगीकरण मतलब एसिमिलेशन एक प्रोसेस होती है। तो ऑर्गेनिक पदार्थों में जो भी आपने खाना खाया उस डाइजेस्टेड फूड के आपके जो एलिमेंट्स या जो भी आपने न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स आपने अब्सॉर्ब किए हैं, अवशोषित किए हैं, वो आपकी बॉडी में होते हैं। आपकी बॉडी में अमीनो एसिड होता है। जब हम कल डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने कई बार अमीनो एसिड का नाम लिया था, ठीक है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है। अगर मैं बिस्किट भी खा रही हूँ, अगर मैं चाय भी पी रही हूँ, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर है उसका लेवल बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं मैम ग्लूकोज है। फैटी एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हुए, फैटी एसिड्स हुए, ग्लूकोज हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है बेटा, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम क्या होता है, एलडीएल और एचडीएल। क्या होता है बताओ, बेड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, एचडीएल और एलडीएल? जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन आपका सीजन में पूछा जाएगा। एचडीएल एलडीएल का फुल फॉर्म पता है? एचडीएल और एलडीएल का फुल फॉर्म पता है सबको? एनीवन? सर्च करने गए हो गूगल करने? बेड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल होता है, फुल फॉर्म पता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गया लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन प्रोटीन और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लाइपोप्रोटीन। हमारा एक टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के बारे में। उसमें हम प्रोटीन को बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाएंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में आपके खाने जैसा आप खाना खा रहे हो वैसी चीजें आपकी बॉडी में आपके ब्लड में रिफ्लेक्ट करती हैं। कहते नहीं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, ठीक है। आप बहुत स्पाइसी खाओगे तो आप भी बहुत चटर मटर टाइप के इंसान हो जाओगे। आप खट्टे खट्टी चीजें खाओगे, चटर मटर होगे, स्पाइस हो गया, आप तीखे हो जाओगे, ठीक है। प्रोटीन होता है विच इज उसका भी अपना एक अलग काम होता है, रिपेयर करना सेल्स को। जब हम सेल्स पढ़ेंगे तो प्रोटीन को आप ऑलरेडी समझ लोगे तो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके कार्बनिक पदार्थों में आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास में आती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। आपके टूथपेस्ट में नमक तो होगा ही होगा, आपके रक्त में भी नमक होता है। हम लोग कहते हैं कि हमारी ब्लड में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी क्या बोलोगे,
NaSCO3, ये तो होता ही होता है, साथ ही साथ में हमारे पास में NaCl भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है जो कि साधारण नमक होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हमारी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के, किसके, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, इनके कैसे होते हैं बेटा, इनके बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं। तो इतनी सारी केमिस्ट्री आपको बायोलॉजी में ही दिख रही है। आपके शरीर में आपके सुबह से उठने से लेकर के, जब आप कहते हो कि मैं सुबह सो करके उठा, मैंने एक गिलास पानी पिया, पानी पीने के लिए मैंने बेड से पहला कदम रखा और मैं फैल गया, क्यों फैल गया, क्योंकि मैम फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा था। तो आपकी बॉडी से संबंधित हो गया क्या, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। आगे गए, आपने पानी पिया, पानी पीने के बाद में आपने वॉक किया, जब वॉक किया तो आपकी जो आंतें थी उनमें क्या हुआ, चर्निंग हुई, वो मथी, और जब उनमें मंथन हुआ तो आपका खाना डाइजेस्ट हुआ। जब वो डाइजेस्ट हुआ तब आप कहाँ पे गए, आपके वॉशरूम में गए। ठीक है, आपने क्या किया, आपने जो भी चीजें खाई थी उनमें आपने केमिस्ट्री को भी यूज किया। तो आपका खुद का शरीर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक क्या है, पूरा कॉम्बिनेशन है, एक पूरा कंस्ट्रक्शन है जिससे हुआ है आपका। तो आप किसी भी चीज को सेपरेट नहीं कर सकते। सो इसीलिए जब आप जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे होते हो तो आपको सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए, ज्योग्राफी के आधार पर भी। अब सर्दियां हैं मैम, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, गर्मियां में मैम खाना डाइजेस्ट हो जाता है। कारण बहुत सारे हैं, हम इनको बहुत आराम से पढ़ेंगे कि मैम सर्दियों में क्यों डाइजेस्ट होता है, गर्मियों में क्यों डाइजेस्ट होता है, उसका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर, आपके ब्लड के ऊपर आता है। फिलहाल ये हो गए आपके कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जिनकी मात्रा 7 से 8% की आपके प्लाज्मा में मौजूद रहती है, ठीक है। और प्लाज्मा आपकी बॉडी में आपके ब्लड का 55 से 60% जो है वो कैरी करता है। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। सो बेसिकली अगर हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं बेटा, तो आपने बहुत सारे प्रोटीन्स के बारे में सुना होगा। कितने लोग यहाँ पे जिम करते हो, जल्दी से बताओ। आप में से कितने बच्चे हैं जो कि जिम करने जाते हैं, रेज योर हैंड फटाफट से, रेज करिएगा अपना अपना हैंड कि हाँ मैम मैं जिम करता हूँ। लड़कियां तो नहीं करती होंगी बेचारी, वैसे खून की कमी होती है, लड़के खून पी लेते हैं, ज्यादा ताकत होती है, आजमाए कहाँ, तो चलो जिम में निकालते हैं। ठीक है, तो लड़कों बताओ किसका किसका खून पिया है और कितनी कितनी जिमों में कितने कितने घंटे पसीना और पैसा बहाते हो, फटाफट से हाथ उठाओ जल्दी से। मुंह बंद करके बैठे हो सब लोग, इतने सभ्य कैसे हो गए हो, जिम नहीं जाते तुम लोग। चिरंतन, अभिनव, लड़के जितने भी हैं क्लास में, प्रशांत, नैतिक, होम में जिम करते हैं मैम। यार तो होम में भी जिम करते हो तो आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी में जो भी आप खाना खा रहे हो उसके अलावा आप सप्लीमेंट्स लेते हो। सिर्फ सोचते हैं मैम, जा नहीं पाते। हाँ होता है ऐसा, शारीरिक होता है। ठीक है, तो आप सप्लीमेंट्स भी बहुत सारे लेते हो, और सप्लीमेंट्स में बेसिकली आप बोलते हो कि मैम हम प्रोटीन्स लेते हैं। तो आपकी बॉडी में दो प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल प्रोटीन्स और एक होते हैं नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स। एसेंशियल जो कि आपकी बॉडी के लिए आवश्यक है, और एक होते हैं नॉन एसेंशियल प्रोटीन जिनका फॉर्मेशन आपकी बॉडी में ही होता है। तो आपकी बॉडी में, आपके रक्त में फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, इस तरीके के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इनके नाम है प्रोटीन्स के, जिनमें से अगर हम फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन की बात करें ना, तो ये जो फाइब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन है, ये हेल्प करते हैं क्या करने में, आपका ब्लड को क्लॉट करने में। अब इसके अलावा ये वाले प्रोटीन के साथ साथ में आप विटामिन के भी लेते हो। विटामिन के की अगर मात्रा आपकी बॉडी में कम हो जाए तो भी आपकी बॉडी में क्या नहीं होता है बेटा, आपकी ब्लड क्लॉट नहीं होता। ब्लड क्लॉट जब नहीं होता, ठीक है, तो आपको एक बीमारी होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। और ये जो हीमोफीलिया होता है ना, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि ये आपकी रॉयल डिजीज है, यानी कि खानदानी बीमारी है। जर्मनी के, स्पेन के, ब्रिटेन के या लंदन के, इंग्लैंड के आप बोल सकते हो। और हाँ, जर्मनी के, इंग्लैंड के, लंदन के और स्पेन के, मतलब यहाँ की जो रजवाड़े थे, राजा महाराजा वाली फैमिली थी ना, उनको एक बीमारी थी रॉयल डिजीज। तो उसमें क्या होता था, इनकी बॉडी में जो ब्लड था वो क्लॉट नहीं होता था। तो जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो आप भाई खत्म हो जाओगे, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया रॉयल डिजीज। बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं आपकी हीमोफीलिया। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये होता है। साथ ही साथ में आप लोग कहते हो कि मैम मेरा जो स्वेटिंग है मुझे, या मेरा जो स्वेट होता है वो बहुत स्टिंकी है, बहुत स्मेल करता है। तो आपकी बॉडी में कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं। कुछ आपके स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू पसीने के तौर पे निकल जाते हैं, कुछ होते हैं आपके, लाइक आप बोलोगे कि
आपके लाइक यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, तो हमारे पास में कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं। बेसिकली हम जिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास में अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो हम इसको ही आधार पे डिवाइड कर देंगे इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। देन हमारी बॉडी में हार्मोन्स और आपके जो एंटीबॉडीज हैं वो भी आपके पाए जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपके ब्लड में गैसेस भी होती हैं, क्योंकि ब्लड का ही काम है कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। तो आपके जो O2 होता है ना आपके ब्लड में, पर 100 ml में इसकी मात्रा होती है 0.29, ठीक है, या 0.29 पर 100 ml, उल्टा मैंने लिख दिया, आप इसको सही कर लीजिए, ठीक है। और O2 की मात्रा आपके ब्लड में कितनी होती है? 0.29 पर 100 ml, ठीक है। और CO2 और N2 की मात्रा कितनी होती है? 0.50 पर 100 ml, ये इसकी मात्रा होती है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। हाँ बिल्कुल जेनरिक है इंसानी सोच। हिमोफीलिया एक जेनरिक डिसऑर्डर है, इसीलिए मतलब इसको रॉयल फैमिली से बोल दिया गया कि हाँ आप इसको रिलेट भी करते रहो। खानदानी थी तो खानदान से आई थी, क्वीन विक्टोरिया को थी। 1837 में उन्होंने अराउंड शासन किया था, ठीक है। देन अब हम लोगों ने बोला क्या बेटा, इधर देखो, इस वाली स्लाइड पे आएंगे एक बार, कि आपकी जो ब्लड कार्पुसेल्स होती है ना उनको हमने फर्दर डिवाइड किया, कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक है। एक हुआ आरबीसी, एक हुआ डब्ल्यूबीसी और एक हुआ प्लेटलेट्स। अब सपोज मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड कार्पुसेल्स में का पार्ट नहीं है, और आपसे मैंने बोल दिया कि आपके ब्लड में पाया नहीं जाता, या आरबीसी में पाया नहीं जाता, या निम्न में से किसको आरबीसी नहीं बोलते। तो रीजन बिहाइंड क्या है कि आरबीसी का एक और नाम है, इसको हम लोग जानते हैं इरिथ्रोसाइट्स के नाम से। क्या जानते हैं? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो रंग नहीं होता, तो हम इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। अगर प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो बेटा इनको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ये इनके क्या है? 3 नाम है। तो इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, इन तीनों में डिवाइड करके रखा है हमने ब्लड कार्पुसेल्स को, और इनकी मात्रा आपकी बॉडी में कितनी होती है? 40 से लेके 45% तक होती है, बचा हुआ अमाउंट होता है। देन अगर हम बात करते हैं आरबीसी की, तो बेटा देखो आरबीसी को कैसे आप पहचानोगे कि ये आरबीसी है। हालांकि हम ब्लड को निकाल करके सेपरेट नहीं करने वाले हैं, लेकिन एग्जामिनर को नहीं पता ना कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसका मन करेगा तो कुछ भी पूछेगा। तो आरबीसी, या आप इसको बोलोगे इरिथ्रोसाइट्स, देखने में छोटी होती हैं, गोल होती हैं, जैसा यहाँ पे दिख रहा है, छोटी होंगी, गोल होंगी, मैंने बड़ी इमेज लगा करके रखी है। चपटी होती हैं, बीच में आपकी फ्लैट होती हैं, और साथ ही साथ में उभयावतल होती हैं, मींस ये आपको कुछ इस शेप की नजर आएंगी। जब आप देखोगे ना तो आपको ये कुछ इस शेप की नजर आएगी, बाइकॉनकेव हम लोग इसको बोलते हैं। तो स्मॉल, छोटी, बाइकॉनकेव इसको देखने में लगती है। आरबीसी में अपना न्यूक्लियस नहीं होता। बेटा देखो मैंने कल आपसे क्या बोला था, जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो प्राइमरी यूनिट होती है आपकी बॉडी की, प्राइमरी यूनिट ऑफ योर बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम कहते हैं मैम ये आपकी सेल होती है। तो आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स है ना, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पुसेल्स। तो हर एक सेल में अपना क्या होता है? केंद्रक होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं आरबीसी की, तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको, कि आरबीसी में क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हमारे पास में एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? कि जो ऊंट होता है, कैमल होता है, और जो लामा होता है, यानी कि आपका पहाड़ी आप बोलोगे याक टाइप का लामा, भेड़ होती है, तो उसकी बॉडी में जो आरबीसी होती है ना, उसमें न्यूक्लियस, उसमें केंद्रक पाया जाता है। लामा में इसीलिए दिखाने के लिए आई थी, कुछ इस तरीके से लगता है लामा लामा, और फिर गाना मत गाना कि लामा लामा घूंघट काहे को डाला, ठीक है। सो ये रहा आपका लामा। तो लामा में और कैमल में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया, मतलब न्यूक्लियस पाया जाता है, अदरवाइज आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। जब आप डब्ल्यूबीसी में आओगे तो एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, हमारे पास में कुछ 6 पॉइंट्स हैं, आप उसको रिमेंबर करोगे, ठीक है। आरबीसी की अगर हम लोग संख्या की बात करेंगे तो आरबीसी की संख्या बेटा होती है करीबन आपकी 40 से 45 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों? क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड हमेशा आपका वॉल्यूम कैरी करता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं। हाँ मस्त तो है ही बेटा। सो इट्स 40 से 45 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब इसकी मात्रा होती है आरबीसी। आरबीसी की जो कोशिकाएं या रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, वो पूरे जीवन में उनका जो जीवन होता है वो 120 दिन होता है, ठीक है। ये बेटा लामा सामे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मैं समझी नहीं नैतिक, आपका लामा सामे, ठीक। सो 40 से 45 लाख इनकी क्या है? मात्रा है। 120 दिन इनका जीवन अवधि है, लाइफ स्पैन है, 120 दिन से ज्यादा ये जीवित नहीं रहती हैं। अब ये बात होती है कि मैम बनता कैसा है? देखो यार तुम लोग आज बड़े हो गए, बहुत नालायक हो गए हो, मुझे पता है, कुछ बच्चे ही हमारे बहुत सीरियस हैं, बाकी सारे बच्चे फॉर एग्जाम्पल आयुष, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी गौरव,
फॉर एग्जाम्पल जो बच्चा भी क्लास छोड़ करके गया है, वो सारे बच्चे जो पढ़ नहीं रहे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं यार हमें तो आ गया, सब कुछ याद है हमें, तो उन बच्चों के लिए मैं यही बोलूंगी कि आप लोगों को नालायक, लेकिन आपका जब जन्म हुआ तो आपका जन्म हुआ था किसमें, आपकी भ्रूणावस्था में, यानी कि एम्ब्रियोटिक फेज में, कि जब आप जेस्टेशन पीरियड में थे, आपकी माता ने आपको जन्म नहीं दिया था। हाँ, साउथ अफ्रीका। आपकी माता ने आपको जन्म नहीं दिया था, लेकिन आपका जीवन जो है वो अवधि स्टार्ट हो गई थी आपकी मम्मी के वॉम में। सो उस वेज में आपकी जो आरबीसी होती है, उनका निर्माण जो होता है बेटा, वो स्प्लीन में होता है, यानी कि आपके प्लीहा में होता है, और लीवर में होता है, यानी कि आपका जो यकृत होता है वहां पे बनती है। जनरली जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप अडल्ट बन जाते हो, तो यही स्प्लीन का जो निर्माण होता है वो आपके बोन मैरो में होने लगता है। ठीक है। हाँ, वकील लतीवाल यहीं पे हमारी क्लास में, बहुत अच्छा बच्चा है, सबसे प्यारा बच्चा है। ठीक है। गौरव को मैंने इसलिए बोला, गौरव कुछ अलग ही दुनिया में रहते हैं। खैर, स्प्लीन जो होती है इसको हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। यहाँ पे देखो कहानी में ट्विस्ट है बेटा, मैंने आपको कल पढ़ाया था किसके बारे में, प्लीहा के बारे में, या मैंने कल आपको बताया था जॉन्डिस रोग, या आपको मैंने पांडु रोग के बारे में बताया था, यानी कि जॉन्डिस या पांडु। मैंने क्या बोला था, आरबीसी अगर 120 दिन के बाद मरेंगी तो कहां पे मरेंगी, स्प्लीन में मरेंगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे स्प्लीन को, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलेंगे। ठीक है, जब ये 120 दिन में मरेंगी। लेकिन अगर आरबीसी 120 दिन से पहले मर जाती हैं, तो दिन से पहले मरने की कंडीशन में ये कहां मरेंगी, आपके लीवर में मरेंगी। और लीवर में मरने के बाद में क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी बिलीरुबिन, और ये बनाएंगी बिलवर्डिन। क्या बनाएंगी, बिलीवर्डिन। तो जब ये दोनों का निर्माण करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, मैम आपकी बॉडी में आरबीसी के जल्दी मरने की वजह से, लीवर में जल्दी मरने की वजह से बिलीरुबिन और बिलवर्डिन की मात्रा बढ़ रही है, जिसका रिफ्लेक्शन आपकी आंखों के नीचे, आपके नेल्स में, आपकी स्किन में दिख रहा है, और आपको पांडु रोग हो चुका है, आपको जॉन्डिस हो गया है। ठीक है, समझ में आया। सो आप क्या बोलोगे कि स्प्लिन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं या आपका कब्रिस्तान बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रहा लामा। देन बात करते हैं आपकी डब्ल्यूबीसी की, जिसे आरबीसी को मैंने कंपेयर किया था कि मैम गोल होती हैं, चपटी होती हैं, बाइकॉनकेव होती हैं। डब्ल्यूबीसी हैज नो डिफाइंड शेप, उसकी कोई आप बोलोगे निर्धारित आकार नहीं होती कि कोई भी आपका निश्चित आकार हो। दूसरी चीज, आरबीसी डज नॉट कैरी एनी न्यूक्लियस, एक्सेप्शन है हमारे पास में लामा और कैमल, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है। आरबीसी की मात्रा 40 से 45 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब थी। वी आर कंपेयरिंग द कंटेंट ना। आरबीसी की मात्रा 40 से 45 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब थी। डब्ल्यूबीसी की कितनी है मैम, 5000 से 9000 मिलीमीटर पर क्यूब। अगेन, डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो आपको एक रोग हो जाता है। ज्यादा होने पर क्या होता है, एक डिजीज होती है, एक रोग होता है, क्या उसका कोई नाम मुझे बता सकता है। डब्ल्यूबीसी की मात्रा जब आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाती है, देन आपको एक प्रॉब्लम हो जाती है, एक डिजीज हो जाती है, उसका नाम क्या होता है, एनी आइडिया। ठीक है, ओके। चलिए बेटा, जस्ट आपके बिलो लीवर होता है, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड स्प्लीन सब एक ही जगह में होते हैं। ठीक है, आपके आपके लाइक मिडिल में। जल्दी से बताओ, फायर इन योर बॉडी, ल्यूकेमिया, वेरी नाइस। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो ल्यूकेमिया होती है। ल्यूकेमिया इज अ काइंड ऑफ कैंसर, एक तरीके से कैंसर है। कैंसर मतलब अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन जब होने लगता है किसका, आपकी डब्ल्यूबीसी का, तो आपको हो जाता है ल्यूकेमिया, यानी कि आपकी मात्रा बढ़ रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, आप ल्यूकेमिया से सफर करते हो। दूसरी चीज, अगर आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाएगी बेटा, तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन जब आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाएगी, हाँ ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा यदि आपकी बॉडी में कम हो जाएगी तो क्या होगा, वेलकम सागर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ। अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन हो गया डब्ल्यूबीसी का, बहुत सिंपल सी बात है। सी, अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं ना, डब्ल्यूबीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग विद द बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में आ रहा है, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, ल्यूकोपेनिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ल्यूकोपेनिया हो जाएगा, वो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि कोई फाइट नहीं करेगा। पिंपल हुआ है किसी को, पिंपल, ठीक है, कोई को पिंपल हुआ है गालों पे, मुझे ना एक नाक पे हुआ था, नोज पे हुआ था, वो व्हाइट हेड बन गया था, फिर मैंने आज उसका कत्ल कर डाला, उसको बाहर निकाल के रिमूव कर डाला। आई होप कि आप सभी लोगों को पिंपल्स होते होंगे। लड़कियों पिंपल होते कि नहीं होते, जल्दी से बताओ, क्या आपको पिंपल्स होते हैं, क्यों होते हैं पिंपल, एनीवन, यदि किसी को पिंपल होता है तो क्यों होता है,
डब्ल्यूबीसी की वजह से फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, हाँ होते हैं, सिंपल सी बात है यार। आपकी ब्लड में, आपकी स्किन में भी सेल्स होती हैं, ठीक है। हाँ, आप गौरव कर तो रहे हो लाइव में बात, और कैसे करोगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो आपकी स्किन में भी क्या होती है, सेल्स होती हैं, और सब में आपका ब्लड का फ्लो मेंटेन रहता है। अगर एक हल्की सी लेयर भी हटती है ना तो आपके खून निकलने लगता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो हमारे पोर्स ओपन होते हैं और जब बैक्टीरिया आते हैं, एंटर करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त में डब्ल्यूबीसी आते हैं, कहती है तुम्हारी इतनी मजाल मेरे शरीर में घुसोगी, तो वहां पे जाके वो फाइट करती हैं। यदि आपने विटामिन सी को बहुत प्रॉपर अमाउंट में खाया है, विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को इनहेंस करने का काम करता है, इंप्रूव करने का काम करता है। तो यदि आपने विटामिन सी प्रॉपर अमाउंट में खाया है तो आपकी डब्ल्यूबीसी स्ट्रांग रहेंगी। डब्ल्यूबीसी जब बैक्टीरिया से लड़ने जाएंगी तो वो मरेंगी नहीं। यदि डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया से लड़ते वक्त में क्या हो जाती है, मर जाती है, तो मरने के बाद में वहां पे क्या बन जाता है, पस बन जाता है, पिंपल बन जाता है। तो फिर आप लोग कहते हो पिंपल हो गया। तो पिंपल आर गुड इंडिकेटर्स, ये बताते हैं कि आपकी बॉडी में कितने बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं एंड हाउ मच योर बॉडी इज स्ट्रांग टू फाइट विद देम। सो जितने भी लोगों की स्किन में पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं, आई विल सजेस्ट देम कि भाई अच्छी खासी मात्रा में आपका इम्यून जो सिस्टम है आपको इंप्रूव करिए, स्कॉर्बिक एसिड लीजिए, विटामिन सी लीजिए, खट्टे फल खाइए, नींबू खाइए, अचार खाइए, सारी चीजें खाइए। नींबू अचार कम करिए क्योंकि इसमें बहुत ऑयल होता है, बट आप नींबू खाइए, आपको हेल्प करेगा आपकी बॉडी में से एक्ने रिमूव करने के लिए। और बॉडी में ओवर ज्यादा प्रोडक्शन मत होने दिए, क्लॉगिंग मत होने दीजिए, इसका भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो एक तो ये काम हो गया डब्ल्यूबीसी का। तीसरी चीज, डब्ल्यूबीसी की बेटा वैसे भी जीवन बहुत कम होता है, बेचारी 2 से 4 दिन तक जिंदा रहती है, मर जाती है। इस क्वेश्चन के ऊपर कई बार बवाल हुआ है, तो आपका 2 से 4 दिन याद रखिएगा, सिर्फ इतनी ही लाइफ होती है डब्ल्यूबीसी की। तीसरी चीज, डब्ल्यूबीसी को रक्त का सिपाही बोलते हैं, है ना। ये सोल्जर्स होते हैं आपके, किसके, आपकी बॉडी के, ब्लड के। तो इसको भी याद करके जाएंगे। तो कितनी चीजें हो गई मैम, आरबीसी से कंपेयर किया, आरबीसी है डिफाइंड शेप, कैसी होती है, गोल, चपटी, उभयावतल होती है, बाइकॉनकेव होती है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, किसमें होता है, लामा और कैमल में होता है। मैम आरबीसी की संख्या 40 से 45 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है, डब्ल्यूबीसी की 5 से 9,000 हो गई। मैम आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज होता है, डब्ल्यूबीसी का 2 to 4 डेज होता है। मैम आरबीसी जो होती है उनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, जब आप एम्ब्रोएटिक फेज में होते हो, भ्रूणावस्था में होते हो, तो वो आपके लीवर और स्प्लीन में क्रिएट होती है। लेकिन अगर आप क्या होते हो, अडल्ट हो जाते हो, तो उनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। आरबीसी जो होती है मैम, वो आपकी मर जाती है कहाँ पे, स्प्लीन में, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ, आप डब्ल्यूबीसी का भी होगा बेटा। फिर आपने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को कंपेयर कर लिया, देन आ गई हमारे पास में डब्ल्यूबीसी की एक और खासियत। अभी अगर हम लोग बोलते हैं ना मैम साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब कोशिका विभाजन, आपका कोशिका आएगी या कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। तो सेल डिवीजन एक टॉपिक है साइटोलॉजी में। तो सेल डिवीजन है यानी कि केंद्रक है, तो केंद्रक का विभाजन हो रहा है। तो डब्ल्यूबीसी आपकी फर्दर 2 प्रकार की हो जाती है बेटा, 2 से 4 दिन है, 12 दिन नहीं है, ठीक है। अंजलि निगम, परेशान मत होना, ये मैं जो बता रही हूँ बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, ऑथेंटिक है। आरबीसी जो, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है ग्रेनुलाइट्स और एक होती है ए ग्रेनुलाइट्स। इनको अगर आप शुद्ध हिंदी में लिखोगे तो हम इनको बोलते हैं कणिकाणु, कणिकाणु। और ए ग्रेनुलाइट्स मतलब अकणिकाणु, ठीक है। जो हमारे ग्रेनुलाइट्स होते हैं इनको हम लोग फिर से बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। मैंने क्या बोला मैम, आपकी बॉडी में जो ब्लड कार्प्यूसेल्स हैं, ठीक है, ये बीसी बातचीत नहीं लिखा हुआ है, ब्लड कार्प्यूसेल्स। तो ब्लड कार्प्यूसेल्स जो होती है उनकी मात्रा कितनी होती है, 40 से 45% होती है, ठीक है, आपके ओवरऑल ब्लड की। उनको भी हमने फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया था कभी, ठीक है। उन 3 पार्ट्स में जो हमने डिवाइड किया था, तो जो डब्ल्यूबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी में आपके फर्दर 2 भाग हैं, एक है ग्रेनुलाइट्स और एक है एग्रेनुलाइट्स। तो ग्रेनुलाइट्स की बात करेंगे, उनको हमने फर्दर 3 भागों में विभाजित किया, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स आपकी टोटल डब्ल्यूबीसी का 1 से 4% होती है, बेसोफिल 0 से 5% तक होती है, 0.5% होती है, और न्यूट्रोफिल्स 50 to 70% होती है। वहीं अगर हम लोग ए ग्रेनुलाइट्स की बात करेंगे तो बेटा एक होती है लिम्फोसाइट्स और एक होती है मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आपके 25 से 33% और मोनोसाइट्स 2 से 6% होते हैं। दीज आर बेसिकली, लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग विद दी, आप बोलोगे बैक्टीरिया और जो भी आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप 2 से 4 दिन ही रखिए, जो मैं बता रही हूँ आप वो रखिए। आप 2 वीक मत रखिए, मेक इट 2 to 4 days, ठीक है। मैं उसके पीछे का आपको रीजन दे रही हूँ, आई हैड लाइक सुटेबल रीजन फॉर दैट। मेरी मदर और मैं, हम दोनों लोग अगर बात करेंगे ना, तो हमें एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज, इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।
ठीक है, अब मैं इतनी बीमार पड़ी हूँ, मेरी मम्मी इतनी बीमार पड़ी है, तो हम घर में ही काफी हद तक थोड़े थोड़े डॉक्टर बन चुके हैं। सो एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने कई बार नाम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अच्छा, इस डिसऑर्डर में होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी होती है, दे आर क्वाइट एक्टिव, इतनी ज्यादा एक्टिव होती है, इतनी ज्यादा एक्टिव होती है ना, कि ये खुद ही अपनी बॉडी में जो आरबीसी होती है उनका कत्ल करने लगती है, उनको मारने लगती हैं। अब मेरी मम्मी के साथ में प्रॉब्लम क्या हुई कि डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो रहा था, और मरने के बाद में, जैसे आपने बोला कि हमारे लिए ब्लैक हेड को, व्हाइट हेड को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, हम उसको बहुत स्क्रब करते हैं, सुना होगा, इसको प्रैक्टिकली समझना। हमारी बॉडी में जब कभी भी स्किन में बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, आप बोलोगे छोटे छोटे से व्हाइट टिनी, जो आप बोलते हो ना सीबम का जो एक्सक्रीट होता है, तो जब वो बहुत ज्यादा होते हैं तो हमें स्किन को स्क्रब करना होता है, नहीं करते तो उनकी बड़ी सी एक गांठ बन जाती है, फिर उसको आप निकालते हो तो आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा रेड हो जाता है, जो कि मेरे आज हो गया है रेड काफी, बट हमारा कैमरा अच्छा तो विजिबल नहीं है। तो आपके अगर कहीं जगह में चोट लगी है और उसके ऊपर अगर आपने कट किया, खून नहीं निकल रहा है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी की लेयर जम रही है, तो इसका मतलब है कि डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, और क्योंकि वो डेड डब्ल्यूबीसी है, तो वो इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती है, इतनी ज्यादा आप बोलोगे टाइट हो जाती है, कि उसको आपको चाकू से काटना पड़ता है, स्क्रब करने से वो नहीं जाती है, आप उसको चाकू से काट करके ही निकालते हो। तो ये सारी चीजें मैंने अपनी मम्मी के पैर में करी हैं, इसीलिए बोल रही हूँ कि 2 से 4 दिन इनका जीवन होता है, बहुत जल्दी मरती है, ज्यादा बनती है, जल्दी मरती है, लेयर ओवर लेयर आपकी मेंटेन होती रहती है, वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, हाँ, इन सभी का जिक्र आता है जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो। आज देखते हो काट करके, देखो आंटी अंकल, इस कक्षा में पढ़ाए जाने वाले किसी भी चीज से मेरा कोई भी मतलब संबंध नहीं है। बच्चे अपने रिस्क पे, डोंट ट्राई दिस एट होम, आई शुड से। ठीक है, बच्चे अपने रिस्क में अपने हाथों की कलाइयां काटते और गाना गाएं चिटियां कलाइयां हुए। ठीक है, तो ये वाले काम तुम लोग करना, पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दे रही हूँ कि जो भी चीजें मैंने बताई हैं उसमें करके मत देखना। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आपकी हो गई। देन बात करते हैं आपके थ्रोम्बोसाइट्स की, यानी कि प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, विच इज थ्रोम्बोसाइट्स। सो बेटा, इनका भी आकार निश्चित नहीं होता, देखो यहाँ पे बनी हुई है, मैं यहाँ पे आरबीसी लेके आई, डब्ल्यूबीसी लेके आई, प्लेटलेट्स भी लेकर के आ गई। ठीक है, तो ये है आपका डब्ल्यूबीसी, आपकी स्किन पे जाके मर जाती है दामिनी। ठीक है, और कहीं नहीं मरती जाकर के, आएंगी आपकी स्किन के ऊपर, मर जाएंगी, फोड़ा फुंसी कर देंगी, फिर उनको निकालते फिरो। ठीक है, चलो, फिर इनका भी न्यूक्लियस नहीं होता है, इनकी मात्रा 3 lakhs/mm³ होती है। फिर अगेन हमने कंपेयर किया, मैम रेड आप बोलोगे छोटी गोल और आपकी बाइकॉनकेव होती है, फ्लैट होती है, वो वाली मैम कोई निश्चित आकार नहीं होता, इनका भी कोई निश्चित आकार नहीं होता, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता एक्सेप्ट लामा एंड कैमल, इनमें न्यूक्लियस होता है डब्ल्यूबीसी में, दैट इज वाई वो कणिकाणु अकणिकाणु ग्रेनुलाइट्स, ए ग्रेनुलाइट्स में विभाजित है। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, तो हम फर्दर इसको डिवाइड नहीं करेंगे। मैम उनकी मात्रा 40 से 45 लाख थी, उनकी मात्रा 9,000 से 15,000 थी, इनकी मात्रा कितनी है, 3 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब है। मैम उनके जीवन की अवधि 120 दिन थी, उनके जीवन की अवधि 2 से 4 दिन थी, इनके जीवन की अवधि 7 से 10 दिन थी। अगर हम बात करेंगे वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, स्प्लीन में और लीवर में, ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रही है, और इनका काम क्या है, बेसिकली टू क्लॉट द ब्लड, इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत पड़ती है। इस घटना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, हाँ बिल्कुल, इस घटना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, अपने अपनी किडनी गुर्दे वगैरह को संभाल करके रखें। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने आज ब्लड के बारे में अच्छी खासी बातें जानी। अब ब्लड को तो हमने जान लिया, लेकिन ब्लड का प्रवाह जिससे होता है उनको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स, जिसको हमने उस दिन भी मजे मजे में पढ़ लिया था। तो बेटा इनको भी हमने क्या किया, हमने डिवाइड किया इंटू 3 पार्ट्स। हमने बोला एक होती है हमारी धमनी, एक होती है हमारी शिरा, शिरा ये हलवा वाला शिरा नहीं है, और दूसरी होती है हमारी रक्त कैपिलरीज, वाहिकाएं। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो आर्टरीज जो होती हैं, इनको हमने फर्दर डिवाइड किया किसमें, मुख्य आर्टरी या मेन आर्टरी में, और दूसरी होती है फुफ्फुस। फुफ्फुस, बेटा फुसफुस नहीं है, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी, यार इसको प्लीज सही कर लो, फिर बार में फिर से गलत हो जाएगा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 1 मिनट देना। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो आप, स्टेम सेल ऑल्सो फाउंड इन बोन मैरो। यार देखो स्टेम सेल जो है उसका जो प्रोसेस है वो आजकल बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, बहुत ज्यादा चल भी रहा है। कहाँ गया, 1 मिनट देना मुझे।
ठीक, हाँ जी। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, आपके इनकी, यानी कि आपकी वेन्स की, तो वेन्स को भी हम फर्दर दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होती है मुख्य शिरा और एक होती है आपकी फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी शिरा। फुस फुस फुफ्फुस शिरा, ठीक है। अब दोनों के काम समझ लो बेटा। आर्टरीज जो होती है ना, वो ज्यादातर आपका कैसा, प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, मतलब शुद्ध रक्त। इसीलिए आपने देखो लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये रही हमारी बीच में छोटी छोटी पाइप जिनको हमने बोला कैपिलरी। इधर देखना पहले ये इमेज में, ठीक है। ये रही आर्टरी, फ्रॉम हार्ट आर्टरी, ठीक है। और कनेक्शन किससे, हार्ट का, टू हार्ट टू वेन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कनेक्शन दोनों को दिखाया गया है। हाँ ठीक है, आप सागर लास्ट में पूछ लेना, मैं बता दूंगी, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो किसकी, धमनियों की, तो धमनियां बेसिकली आपके शुद्ध रक्त का प्रवाह करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी आपकी जो फुफ्फुस धमनी होती है ना, वो कैसा करती है बेटा, इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती है। उस दिन जो मैंने हृदय बताया था, समझ के आइएगा। अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें प्योर का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड, मतलब वही वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन जो है वो कैसी है, उपलब्ध है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, उपलब्ध है। और इम्प्योर ब्लड कैसा, वो वाला रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली फुफ्फुस शिरा जो होती है वो क्या करती है, प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती है। और जो मेन शिरा होती है वो कैसा करती है, इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती है, ठीक। अब इसमें इस पूरे कंटेंट को अगर आप बहुत ढंग से देखोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा राइट करने की, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से मैंने बताया है। एक बार अगर आपने समझ लिया तो आपको दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। बट जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो बनानी पड़ेंगी, और इंपॉर्टेंट चीजों को बनाने के अलावा व्हाट यू नीड टू डू, कि आपको उसको बस रिवाइज करना होगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमारी होती है ब्लड कैपिलरीज, जो कि आपकी बड़ी बड़ी जो वेन्स और आर्टरीज होती है उनको कनेक्ट करने का काम करती हैं। इतना क्लियर है सभी को? इज दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन? सभी को बताओ, जल्दी से बताइए, इतना क्लियर है बेटा? मधुकर आपका डाउट पूछ लो बेटा, जल्दी से पूछिए बेटा आपका डाउट। यहां तक किसी को कोई डाउट हो या किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे कि मैम हमें समझ में नहीं आया, और अगर नहीं है डाउट तो ऐसा बताइए। मधुकर ने बोला इसलिए मैं मधुकर से बोल रही हूँ। ओके, वेरी नाइस, क्लियर है नैतिक? चलो मधुकर, व्हाट्स योर डाउट? क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छी बात, ठीक। चलिए, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। आपको पीएचडी नहीं करनी है। मैंने जितनी बायो आपको पढ़ाई है बहुत साधारण भाषा में पढ़ाई है, और वो एग्जामिनेशन के हिसाब से ही है ना। इसमें से कुछ आपकी चीजें हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मधुकर आप हो तो आप अपना डाउट भेज दो, अदरवाइज मैं क्या करूंगी, मैं आपका डाउट देख लूंगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में डाउट आपको आप भेजते हो अपना, रेस्ट किसी और का डाउट हो तो आप मुझे भेजिए, मैं डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। ओके, कल हम लोग हार्ट पढ़ेंगे, हम देखेंगे। कल एक बच्चा और था मुझसे पूछ रहा था कि मैम जो स्टेंट होता है वो कहाँ पे लगाया जाता है। पेस मेकर का बेसिकली, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आप एक्सटर्नली इनबिल्ट कर रहे हो या आप एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हो, तो अगर उसका आपको फंक्शन पता है ना, तो फंक्शन पता होने के साथ साथ में आपको लोकेशन भी पता चल जाती है। आपकी ऐसा कुछ नहीं होती, जो हमारी धक धक की आवाजें आती है ना, जिसको बोलते हैं लबडब, जनरली आप बोलते हो धक धक, धक धक नहीं होता, इट्स लबडब। तो वो जो लबडब साउंड्स होते हैं ना, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर योर हार्ट इज फंक्शनिंग वेल और नॉट। आप आपकी पल्स को देखते हो, उसके लिए मैंने आपको कल बताया था कि रेडियल धमनी होती है, ठीक है। आप अपने हृदय में क्या करते हो, स्टेथोस्कोप से आप हार्ट के साउंड रिकॉर्ड करते हो, तो वो साउंड रिकॉर्ड होते हैं, उसका इंडिकेटर है वो, बस, ठीक है। कल का होमवर्क, हाँ बेटा बहुत सारे बच्चों ने किया था, आई थिंक मुझे उनका नाम लेना चाहिए, जरा सा रुको। कौन कौन से हमारे बच्चे थे जिन्होंने कल आंसर किया था कल के सेशन का? सो वेट, बता दूं, देख लूं। ओके, मेरा जो प्रश्न था वो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि आपकी बॉडी में वो कौन सी सेल्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं एचसीएल के सिक्रीशन के लिए, ठीक है। और दूसरी जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? देखो, जनरली अगर आप स्किन की बात करोगे तो हम लोग अगर ओवरऑल एक्सटर्नल स्किन की बात करेंगे, जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें मैं बता दूंगी, मेम्ब्रेन्स होती हैं बहुत सारी।
बट आपकी स्किन के अंदर म्यूकस सेल, पेरिएटल सेल आपकी प्रेजेंट होती हैं और पेप्टिक सेल भी होती हैं, ठीक है। म्यूकस सेल म्यूकस रिलीज करती है ताकि आपका जो खाना है वो बहुत ज्यादा कैसा हो सके, सॉफ्ट हो सके। ये आंसर दिया था किसने, आपके अभिनव ने, दीप्ति ने भी दिया था, ठीक है। दूसरा, अगर आप पेरिएटल सेल की बात करोगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ HCl। समटाइम्स आपको ऑक्जेंटिक सेल भी मिल जाएगा आंसर के तौर पे कि मैम ऑक्जेंटिक सेल होती हैं, वो भी क्या करती हैं, सिक्रीशन करती हैं HCl का, ठीक है। फिर ये हो गया था, ये हो गया था, और क्या बताया था बेटा, लूज मोशन। देखो हम लोग कल सीकम की बात कर रहे थे। सीकम आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में होता है। सीकम का एक तरीके से फ्लैप का काम करता है, एक तरीके से गेट का काम करता है, ठीक है। ठीक है, फ्लैप का काम करता है, गेट का काम करता है। अगर आपके सीकम के खुलने की दर बहुत ज्यादा हो जाती है तो आपको लूज मोशन होने लगते हैं। वहीं अगर आपका निर्धारित समय नहीं है और आपके सीकम के पीछे जाकर के आपका स्टूल डिपॉजिट हो गया ना, तो वो गेट ओपन ही नहीं होगा। और जब गेट ओपन नहीं होगा तो आपका कलेक्शन ऑफ वेस्ट है, कलेक्शन ऑफ स्टूल जो है वो बंद होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। एंड वो टाइमली आपका एक्सक्रीट नहीं होगा, उसको आप डिफिकेट नहीं करोगे, तब आप बोलोगे मैम हमें लूज मोशन हो गए हैं, ठीक है। यह कहाँ देना होता है मैम आंसर, हम आज ही ज्वाइन किए हैं सेशन। अच्छा कोई बात नहीं सागर, ये वाले क्वेश्चन के आंसर जैसे मैं वीडियो भी खत्म कर दूंगी, एंड कर दूंगी, आप सभी लोगों के डाउट होते हैं, आपके सभी के क्वेश्चंस होते हैं, आपके रिप्लाईज होते हैं, वो सारे कमेंट सेक्शन में आते हैं, मैं देखती हूँ, मैं बच्चों को आंसर कर देती हूँ। क्लियरिटी रहती है कि हाँ जो मैंने पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। और अगेन द रीजन बिहाइंड कॉलिंग कि आप लाइव आइए वो ये होता है कि आपने जो चीज समझी ऑन द स्पॉट पूछ ली, बहुत अच्छी बात है, बाद में आप देखोगे पूछोगे तो फिर उसका कोई सेंस नहीं आता, ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं आता, ठीक। चलिए, तो ये आपका है क्या आज का होमवर्क। देन थैंक यू सो मच एवरीवन।